नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 9 जुलाई ऑल शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के पहले प्रश्न की अगर बात करें तो संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका, यूएसए। ठीक है। न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है वो अमेरिका से ली गई है। ठीक है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 32 और 136 में। ठीक है। और उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 226 और 227 में वर्णित है। ठीक है। देखिए बार बार अनुच्छेद 32 से संबंधित क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है। अनुच्छेद 32 से क्वेश्चन जो है अभी कल भी आया था। ठीक है। तो इससे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। हाँ? तो न्यायिक पुनरावलोकन जो आया है इसका जो अनुच्छेद अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 32 और 136 है। किसके लिए? ये बात आती है सर्वोच्च न्यायालय की। वहीं उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 226 और 227 में वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंघी खंबन या शेर का मुंह के नाम से कौन सी नदी तिब्बत में निकलती है, तिब्बत से निकलती है। ठीक है। या तिब्बत में निकलती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन या शेर का मुंह के नाम से जाना जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो आपका लद्दाख है, लद्दाख के लेह जिले से होकर के सिंधु नदी बहती है। ठीक। सिंधु नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं वो हैं सतलुज, राबी, झेलम, चिनाब। ठीक है। और सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है कौन सी? चिनाब है। ठीक है। इसके अलावा आपकी एक सहायक नदी और है ब्यास है। ठीक। तो सिंधु नदी को ही तिब्बत में क्या कहते हैं? सिंगी खंबन या शेर का मुंह कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो देखिए बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है। 943 मुफ्त का नंबर है ये। ठीक। अगला प्रश्न है कि महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण कब मिला था। महेंद्र सिंह धोनी को जो है पद्म भूषण 2018 में मिला था। इनका जो उपनाम है जानते हैं ना आप, क्या कहते हैं इनको? माही। माही कहते हैं ना। पद्मश्री कब मिला? 2009 में मिला। राजीव गांधी खेल रत्न की बात करें 2007 में मिला। ठीक है। अच्छा एक चीज और महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखिए, जो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि एकमात्र क्रिकेटर जिनको भारत रत्न मिला है तो वो है सचिन तेंदुलकर। कब मिला था? 2014 में। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि कितनी थी। तो 10 की वृद्धि आपकी 17.7 थी। ठीक है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत के भाग के संबंधित क्वेश्चन था। तो कर्नाटक संगीत की जो भाग की अगर बात करें, गायन शैली के भाग की अगर बात करें तो वर्णम पहला क्या आता है? वर्णम। इसके 3 मुख्य भाग हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और मुक्तेश्वर। ठीक है। वास्तव में इसकी तुलना हिंदुस्तानी शैली के ठुमरी के साथ की जा सकती है। ठीक है। मतलब जो वर्णम है इसकी तुलना जो है, आपके भारत में 2 प्रकार की संगीत शैली है मुख्यतः ना, कर्नाटक संगीत शैली और हिंदुस्तानी संगीत शैली। तो हिंदुस्तानी संगीत शैली में जो कर्नाटक ये आपका ठुमरी होता है ना, ठुमरी की तुलना हम वर्णम से कर सकते हैं। अगला है जाबाली। जाबाली जो है ये प्रेम प्रधान गीतों की शैली है, प्रेम प्रधान कविताओं की शैली है। तीसरा है तिल्लाना। तिल्लाना जो है उत्तरी भारत में प्रचलित तराना के समान ही कर्नाटक संगीत में तिल्लाना शैली प्रचलित है। जैसे कि हमारा हिंदुस्तानी संगीत शैली में मतलब उत्तरी भारत में जो है तराना चलता है, तराना की समान ही जो है कर्नाटक संगीत शैली में तिल्लाना चलता है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए, जो अक्सर पूछा जाता है, कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो पुरंदर दास। अगला प्रश्न है कि शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है। तो शतरंज में जो प्यादों की संख्या होती है वो होती है टोटल 16, 8 इधर 8 उधर। ठीक है। कुल मिला के क्या हो गया? 16 होते हैं। ठीक। अच्छा डिटेल में अगर बात करें तो शतरंज में कुल खाने जो होते हैं कितने होते हैं? वो 64 होते हैं। कितने खाने होते हैं भैया? 64 खाने होते हैं। ठीक है। 64 खाने होते हैं। अब इसमें से एक जो है आपका काला होता है और एक क्या होता है? सफेद होता है ना। हाँ। तो कुल खाने 64 होते हैं, मतलब 32 खाने सफेद, 32 खाने काले। कुल मोहरों की अगर बात करें तो 16 मोहरें होती हैं, मतलब 16 इधर 16 उधर, मतलब 32 मोहरें होती हैं। और अगर बात करें हाथी घोड़ा ऊंट की तो दो दो हाथी दो घोड़ा दो ऊंट होते हैं, एक राजा और एक रानी होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना जो है 1937 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है
मोहन बगान कोलकाता, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न रौलट एक्ट संबंधित था। रौलट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। कब आया ये 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सिडनी रौलट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था, ठीक है। रौलट एक्ट का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था, मतलब द एनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1990 था इसका। रौलट एक्ट का नाम अगर आपसे पूछा जाए पूरा नाम क्या था, इसका नाम क्या था, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, ठीक। भारतीयों के रौलट एक्ट के विरोध करने के निम्नलिखित कारण थे। भारत में इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? इस कानून ने अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दी थी कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दे। उसके लिए किसी वकील, दलील, अपील की अनुमति नहीं थी। यह कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसी कानून का नतीजा हुआ जलियांवाला बाग कांड, जो कि हुआ 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन। हाँ, अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हरित क्रांति की अगर बात करें तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है, ठीक है। और इनका जो पूरा नाम है मनकोम्बू स्वामीनाथन, ठीक है, मनकोम्बू स्वामीनाथन, ठीक है, इनका पूरा नाम है। 7 अगस्त 1925 को उनका जन्म हुआ था। विश्व की अगर बात करें तो विश्व में हरित क्रांति का जन्म नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। हरित क्रांति को तीसरी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। ये जो है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पहल की अवधि थी, जिसने फसल की पैदावार और कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि देखी। भारत में सर्वप्रथम 1960 से 61 में एक कार्यक्रम गहन कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से देश के चुने हुए 7 जिलों में कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। मतलब गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत जो है तीसरी क्रांति जो आपकी थी, मतलब हरित क्रांति जो थी, इसको भारत के 7 चुने हुए चुनिंदा 7 जिलों में कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें से राजस्थान का एक पाली भी था, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? किसानों को ऋण, बीज, खाद, औजार ये सब उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा देश है? प्रस्तावना के अनुसार भारत है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश है। प्रस्तावना की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है आईएएस रश्मि शुक्ला को किसका महानिदेशक बनाया गया है? तो एसएसपी महानिदेशक की अगर बात होगी तो एसएसपी, ध्यान रखिएगा, 2023 में बनाया गया था। अगर प्रेजेंट की बात करें तो 2024 में रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया है, और ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी है रश्मि शुक्ला, ठीक है। ये फैक्ट ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका, ठीक है। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी है रश्मि शुक्ला, ठीक है, 2024 में। ये इससे पहले वह पूरे पुलिस में आयुक्त के रूप में सेवा दे चुकी हैं, ठीक। अगला प्रश्न ईडब्ल्यूएस के संबंध में था, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस किस आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया था? ईडब्ल्यूएस है आरक्षण मेजर सिंह आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया गया था, ठीक है। संविधान संशोधन 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 2019 रोजगार और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। अगर संविधान संशोधन आपसे बात करें तो 103वां ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था, ठीक है। देखिए, बहमनी सल्तनत को भारत के दक्कन क्षेत्र में पहला मुस्लिम राज्य, मतलब कब से कब तक 1347 से लेकर के 1518 के रूप में जाना जाता है, पहला मुस्लिम राज्य था, ठीक है। बहमनी सल्तनत की शुरुआत 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह नामक शासक ने की थी। इसी को ही हसन गंगू कहते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन बहमन शाह को ही क्या कहते हैं? हसन गंगू, बहमन शाह, ठीक है, ये कहा जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, उसकी सेना में एक सूबेदार था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, ठीक है, कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो सुब्रमण्यम साहब हैं नीति आयोग के सीईओ, ठीक है। कैबिनेट समिति ने पूर्व केंद्रीय वाणिज्य सचिव और सेवानिवृत्त सिविल सेवक बीबीआर सुब्रमण्यम, पूरा नाम क्या है? बीबीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है।
अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश पारित किया गया था, जिसके माध्यम से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि कौन था? तो 2024 की अगर बात करें तो 2024 में हमने जो है 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो है ये हमारे मुख्य अतिथि थे। ठीक है, 2023 की अगर बात करें तो उसमें जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वाइड गेट क्या होता है? वाइड गेट एक ऐसी गेंद होती है जो गेंद बल्लेबाज की पहुंच में इतनी नहीं होती कि वह बल्लेबाज के खड़े होने की जगह से सामान्य क्रिकेट स्ट्रोक के जरिए बल्ले से हिट कर सके। मतलब वाइड गेंद वह गेंद होती है जिसको बल्लेबाज की पहुंच में इतनी नहीं होती है, बल्लेबाज क्या करे, उसको हिट कर सके, मार सके। ठीक है, वाइड बॉल ओवर में काउंट नहीं होता है। बल्लेबाजी टीम को 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलता है। वाइड बॉल अगर हो गया तो 1 रन क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भूटिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो भूटिया लोक नृत्य जो है ये सिक्किम का पारंपरिक नृत्य है, जो सिक्किम, दार्जिलिंग, कलिम्पियोग, भारत, कलिम्पियोग, ठीक है, उसके अलावा मतलब भारत के हिस्से हो गए, उसके अलावा भूटान है, नेपाल है। ठीक है, इन जगहों में जो जनजातियां पाई जाती है, जो भूटिया जनजात पाई जाती है, उनके द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूँ आपको, इसको आपको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है भूटिया, भूटिया और भोटिया, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा मेरे भाई। ठीक है, भूटिया जो जनजाति है ये सिक्किम में निवास करती है और भोटिया जो जनजाति है ये उत्तराखंड में निवास करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, उनसे संबंधित क्वेश्चन था। तो देखिए हमारे संविधान का जो भाग 4 है ना, अनुच्छेद 36 से 51, इसमें डीपीएसपी के बारे में वर्णन है। क्या क्या इसमें है? समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, किसी रूप में इसके अभ्यास पर रोक है, महिलाओं पर कानूनी अक्षमताओं को हटाना, ये सब चीजें क्या है, डीपीएसपी में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी जनगणना है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 7वीं जनगणना थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ईस्टर त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ईस्टर त्योहार ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी जो 2028 में होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, अमेरिका इसकी मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन जो है एक कच्छ है, गुजरात का कच्छ जिला है, वहां पर मुद्रा नामक जगह है, वहां पर स्थित है। ये अडानी से संबंधित है, अडानी जो बिजनेसमैन है, ठीक है, उनसे संबंधित ये थर्मल पावर स्टेशन है। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में टोटल 23 बिजली संयंत्र हैं, जिनमें से 9 ताप विद्युत संयंत्र हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी है भैया? 22 भाषाएं। कौन कौन सी हैं? ये असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कथकली, कथकली भी क्या का है? केरल का ही है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से? मोहिनी अट्टम और कथकली। ठीक है, अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत में पद्म का मतलब क्या होता है? पद्म का मतलब होता है प्रेम कविता। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 15 से संबंधित था। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 15। ठीक है, अच्छा, और डिटेल में अगर बात करें अनुच्छेद 14 की अगर बात करें, अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता और संरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 की अगर बात करें तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का वर्णन करता है अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? तो संपत्ति का जो अधिकार है ना,
ये जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा इसको हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पहला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कब हुआ था? तो पहला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 1904 में ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। ठीक है। अब अगर भारत की बात करें तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहले किसने पदक जीता था? तो भारतीय पहलवान उदय चंद ने पहला पदक जीता था। ठीक है। कब? 1961 में जापान के योकोहामा में क्या जीता था भैया? कांस्य पदक जीता था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिल्हड़ किसका दरबारी था? बिल्हड़ जो है विक्रमादित्य खष्ट का दरबारी कवि था। ठीक है। बिल्हड़ जो है 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे। जिनकी रचना चौर पंचाशिका बहुत ही फेमस है। इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है विक्रमांक देव चरित, जो विक्रमादित्य खष्ट के ऊपर आधारित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना जो है 1928 में हुई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग पर क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान देश भर में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक है। रऊफ लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से है। रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, 17.6%। ठीक है। अब जरा कमेंट करके आप ही बताइएगा जो है कि 10 की वृद्धि दर कितनी है? 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आया, क्वेश्चन क्यों पूछा, कैसे पूछा एग्जामिनर ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1235। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल की माप पूछा गया था। ठीक है। शायद लंबाई पूछा था। तो देखिए इंटरनेशनल मैच की अगर बात करें तो मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर होती है। ठीक है। और चौड़ाई जो है 64 से 75 मीटर तक होती है। गैर अंतर्राष्ट्रीय मैच की अगर बात करें तो लंबाई 91 से 120 मीटर तक होती है और चौड़ाई जो है 45 से 91 मीटर रखी जाती है। गोल पोस्ट के अंदर की गहराई की अगर बात करें 2.44 मीटर होती है और पेनाल्टी एरिया गोल से 16.5 मीटर की दूरी पर होता है। ठीक। अगला प्रश्न है बैगा नृत्य। बैगा नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश में किया जाता है बैगा जनजात के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो अकबर। अकबर ने जो है क्या रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीविका योजना कब लागू किया गया था? तो आजीविका योजना जो है जून 2011 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय। ध्यान रखिए कभी कभी पूछा जाता है कि आजीविका योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में कितने ओवर के बाद गेंद बदला जा सकता है? तो 80 ओवर या 85 ओवर, दोनों सही है। 80 ओवर के बाद भी बदला जा सकता है, 85 ओवर के बाद भी बदला जा सकता है। ठीक है। जैसा आपको रहेगा वैसा टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था उसके आधार पर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला क्वेश्चन करबे समिति पे आधारित था, मतलब लघु उद्योग समिति। ठीक है। ग्राम एवं लघु उद्योग समिति से संबंधित क्वेश्चन था जिसे करबे समिति ने प्रस्तावित किया था, उससे आधारित क्वेश्चन था। देखिए 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, जिसे करबे समिति भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा 1955 में योजना आयोग, जिसको पहले क्या कहते थे, 1955 की बात हो रही भैया ना, 1955 क्या कहते थे इसको? योजना आयोग कहते थे ना। अब योजना आयोग का नाम क्या हो गया? बदल के नीति आयोग हो गया ना। तो द्वारा 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योगों पर एक समिति गठित की गई थी। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योगों पर एक समिति गठित की गई थी जिसको हम करबे समिति कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो है क्रिकेट, लेकिन शामिल करने की बात चल रही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वंशानुगत बीमारी। वंशानुगत बीमारी क्या होती है? एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। CTRL+N का फुल फॉर्म पूछा गया था, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन इसका फुल फॉर्म होता है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित वाहन विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। रेडियो तरंग की खोज किसने किया? तो हेनरिक हर्ट ने किया है। चिल्का झील किस नदी किनारे स्थित है?
तो दया नदी किनारे स्थित है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन संबंधित क्वेश्चन था, तो खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधुओं ने चलाया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं, कौन कौन है भैया ये बंधु? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है कि केडी जाधव ने किस ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता था? तो हेलसिंकी ओलंपिक कब हुआ था भैया? 1952 में। कौन सा पदक जीता था इन्होंने? इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? तो पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा की बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्माणाधीन कौन सा है तो लद्दाख, लद्दाख टिक लगाइएगा कि निर्माणाधीन की बात की जाए तो लद्दाख में जो है कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। ठीक है, लेकिन पहले की बात होगी तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम केरल का है। ठीक है। काचीन केरल, काचीन करेन जनजाति कहाँ से संबंधित है? काचीन करेन जनजाति जो है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड यहाँ की जनजाति है, यहाँ निवास करती है। ठीक है साथियों, इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।